नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का वाइट कास्ट पॉडकास्ट पे। ये एपिसोड मेरे लिए बहुत स्पेशल है और हो सकता है आप पूरा जब देख लेंगे तो आपको भी कुछ स्पेशल ही लगेगा इसमें, क्योंकि 100th एपिसोड है, 100वां एपिसोड वाइट कास्ट का है। 100 एपिसोड करना अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, स्पेशली उस काम के लिए जिसमें कोई इनिशियली कोई रिटर्न नहीं मिलता, लेकिन आपको करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है। और जब वाइट कास्ट की शुरुआत की थी हमने तो बहुत वैरायटी ऑफ पॉडकास्ट उसमें थे, लेकिन जो नब्ज़ पकड़ में आई वो हॉरर की। और सभी लोगों का भी ये कहना है हॉरर, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ आपसे कि सैटरडे शाम को हॉरर ही रहेगा। लेकिन इट डजंट मीन पॉडकास्ट क्या होता है कि सब चीज़ों के लिए होता है, एक वैरायटी ऑफ प्लेटफॉर्म है, सब तरह की हमें बात करनी पड़ती है। तो अदर डेज़ हम नॉन हॉरर भी हो सकता है, किसी दिन नॉन हॉरर भी डालें, तो प्लीज़ आप उसमें बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हॉरर करना अपने आप में बहुत टफ़ है। बहुत सारी स्टोरीज़ मैं हर बार रिक्वेस्ट करता हूँ और आप लोग शेयर भी करते हैं मुझसे, और इमीडिएट मेरी कोशिश रहती है मेरे स्टोरी टेलिंग के थ्रू मैं उनको अच्छे से नरेट कर पाऊँ, और कन्वे भी हो रहा है आपके रेस्पॉन्सेस को देख के, मुझे ऐसा लग रहा है। एक बात फैक्ट है, 100 एपिसोड की जर्नी ट्रैवल करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए, बहुत मुश्किल था। इनफैक्ट अगर मैं पुराने 2 साल की जो मेरी जर्नी है, चैनल तो हमारा बहुत पुराना है, 6 साल पुराना है लगभग, लेकिन 2 साल से एक्टिवली हम लोग इस पे काम कर रहे हैं वापस से, और डेडिकेटेडली मेरे अलावा मेरी टीम भी सब लगी हुई है, क्योंकि कुछ भी हो काम तो आपको 2-4 लोग तो कैमरामैन है और हैं, सब आपको चाहिए ही होते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज हमारे लिए आ रहा था कि जब वाइट कास्ट की शुरुआत की थी तो अलग अलग प्रोफेशन से हमने लोगों को बुलाया, और वो अच्छे भी थे सब। कुछ आईएएस भी थे, आईजी लेवल के भी आदमी थे, एनजीओ से भी बुलाया हमने, वकीलों को भी बुलाया, कुछ जनरल टॉक्स भी की, एडवर्टाइजिंग के फील्ड से लोगों को बुलाया, और वो चल रहा था। साथ में जब हमने पैरानॉर्मल फर्स्ट टाइम किया रजत जी के साथ, उनके बहुत सारे पॉडकास्ट हैं हमारे, इनके से इस चैनल पे रजत के साथ बहुत सारे, ही इज़ ए वेरी गुड स्टोरी टेलर, बहुत अच्छा सोचते भी हैं, बहुत अच्छा लिखते भी हैं। तो वहाँ से मोटिवेशन मिली, वहाँ से चीज़ें टर्न आउट हुई। फिर मेरा भी एंगल चेंज हुआ इन द सेंस लोगों से बात करने में। जैसे आईएएस मनोज शर्मा थे, जो पॉडकास्ट पे उनका नॉर्मल भी था, लेकिन मैंने उनसे भी हॉरर से रिलेटेड बातें की, क्योंकि ये इंसिडेंट्स कहीं ना कहीं किसी न किसी के ओवरलैप हो जाता है, हमें समझ नहीं आता और हम उसको नज़रअंदाज करके आगे बढ़ जाते हैं। तो हर उस बंदे से बात की मैंने कि जिसके वो एक्सपीरियंस हुआ। अब हॉरर और पैरानॉर्मल चीज़ ऐसी है कि लोग इस बारे में बात करते नहीं, झिझकते हैं बात करने में। तो ये इस चैनल का, ये मान लो ये माध्यम ही हो गया एक, क्योंकि जब मैंने लोगों से अप्रोच किया, या तो ये बोलो कि उसका भी बहुत फ़र्क पड़ता है कि भी कौन आदमी पूछ रहा है। तो मैंने जिससे भी पूछा कि भी हम ऐसा कर रहे हैं तो क्या आपके साथ हुआ है, तो कुछ ने एग्री किया, और कई ऐसे हैं कि बताना कौन कैमरा नहीं आना चाहते। लेकिन नॉर्मली मेल्स तो हैं, उनको तो मैं बोल ही देता हूँ कि आ जाओ बात करो अगर आपके साथ हुआ है तो। और इनफैक्ट बाहर भी मैं 1-2 बार गया था, बूंदी वाले एपिसोड देखे होंगे आपने, कुकी अंकल वाले। तो जो अकेला घूमता है उसके साथ होती है ये चीज़ें। तो ऐसे करके जर्नी चलती गई, और मेरे को हर प्रोफेशन से, मतलब प्रोफेशन तो इसमें रहा ही नहीं ना, किसी के साथ भी हो सकता है। तो एक आईएएस के साथ भी हो चुका है, किसी इंजीनियर के साथ भी हो चुका है, कई आईटी फर्म वाले उनके साथ भी हो चुका है, कोई नॉन प्रोफेशनल है उनके साथ भी होगा, बहुत सारी लेडीज़ हैं उनके साथ भी हो चुका है, टीचर्स के साथ भी हो चुका है। फिर ऐसी ऐसी कहानियाँ सामने आ रही हैं। मैंने डायरेक्ट नंबर शेयर कर रखा है आप लोगों के साथ, और इनफैक्ट आज भी इस एपिसोड में भी मैं कुछ उन्हीं में से किस्से आपको सुनाऊंगा पहले, लेकिन गाना भी सुनाऊंगा। उस गाने के रिव्यूज़ आप अलग से बताना, और संडे को नेक्स्ट उसमें गाना अलग से भी मैं रिलीज़ करूंगा। तो ये जर्नी बड़ी टफ थी, मतलब लोगों को बताना कि अब आपके साथ जो हुआ है वो आपके यहाँ पर चैनल पे आकर डिस्कस करो, अपने आप में भी एक हिम्मत चाहिए। और मेरा ये मानना है कि जो चीज़ आपके साथ हो गई है वो अंदर दबा के मत रखो, वो आपके सबकॉन्शियस में कहीं ना कहीं लॉक रहेगी, वो कभी इस जन्म में या अगले जन्म में आपको परेशान करेगी।
तो फैक्ट यही कहता है कि अगर कोई चीज़ ऐसी हुई है तो ये प्लेटफॉर्म है, आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, आप आ भी सकते हैं। दुनिया की चिंता नहीं करनी चाहिए, पब्लिक की चिंता नहीं करनी चाहिए, समाज हमारे लिए वैसे ऐसा सच कुछ नहीं करेगा, जो करना है हमें ही करना है। सबकी अपनी पर्सनल लाइफ होती है, सबकी अपनी स्पिरिचुअल लाइफ होती है, सबकी अपनी लाइफ जीने की अप्रोच अलग होती है। तो मेरा ये मानना है कि आपके मन में कुछ भी अगर ऐसा है पैरानॉर्मल से रिलेटेड, कभी कुछ हुआ हो, आपके आसपास हुआ हो, आपकी फैमिली में हुआ हो, या आपने कुछ ऐसा सुना हो, तो प्लीज़ आप शेयर करो। तो ये जर्नी आगे मैं ऐसे ही बढ़ाता रहूँगा। नहीं तो हो सकता है मैं भी गिव अप करके फिर बैठ जाऊँ, क्योंकि ज़बरदस्ती तो झूठ तो हम फैला नहीं रहे। लोग नहीं मानने वाले नहीं भी मानते, लॉजिक ढूंढते हैं हर चीज़ में। तो कई चीज़ों में लॉजिक नहीं होता है, लॉजिक नहीं ढूंढना चाहिए। जिसका आपको कुछ नहीं पता तो लॉजिक ढूंढना ही नहीं चाहिए आपको। कोई भी अगर डिबेट भी करता है हमसे कि साइंस, बहुत सारे इसमें आते हैं मैसेज मेरे पास आते हैं कि भी साइंटिस्ट को तो नहीं देखते। भाई वो खोज ही नहीं रहे, वो खोज नहीं रहे उस चीज़ को। हम खोज रहे हैं, हम बात कर रहे हैं लोगों से, इसलिए हमको कहानियाँ मिल रही है। जो जिस चीज़ की तलाश करोगे वो चीज़ आपके सामने आएगी। चाहे वो भगवान की तलाश कर रहे हो, चाहे ऐसी कहानियों की तलाश कर रहे हो, चाहे आपकी कोई इच्छाएं हो, वो सब आपको मिलेगी। वही मैनिफेस्टेशन भी आजकल बहुत चल रहा है। आजकल मैनिफेस्ट करो, मैनिफेस्ट करो, ये भी बहुत मैनिफेस्टेशन कोच आ गए, इनके भी कोर्सेज आ गए। हर आदमी कोर्स बेच रहा है बेसिकली। तो खैर, ये तो मेरे एक छोटा सा ब्रीफ, मेरे जो फीलिंग थी रिगार्डिंग दिस, कि इस जर्नी में पैरानॉर्मल को रहते हुए कैसे आप चल रहे हो। मैं तो बहुत पॉजिटिव रहता हूँ, बहुत पॉजिटिव रहता हूँ। बातें करके यूनिवर्स से हुई हुई घटनाएं, यूनिवर्स से सुनी हुई घटनाएं अगर यूनिवर्स को वापस आप दे देते हो तो आप एकदम लाइट फील करते हो। 100वें एपिसोड में, पिछली बार मैंने आपको बोला था कि 100 में कुछ स्पेशल रहेगा। स्पेशल बेसिकली ये है कि जो मेरा प्रोफेशन है, जो हमारी टीम का प्रोफेशन है, जो हमारा मेन काम है, वो वी आर बेसिकली प्रोडक्शन हाउस। तो हम फिल्म्स, ऑडियो और डॉक्यूमेंट्रीज़, इन सब के अंदर बिज़ी रहते हैं। बेसिकली मेन काम हमारा वही है। तो 100वें के लिए एक स्पेशल एपिसोड में हमने क्या किया, गोस्ट और एंटिटीज़ जो ये होती हैं, मैं हमेशा से कहता हूँ कि भी ये को एग्जिस्टेंस में रहते हैं हमारे साथ, और उन्हीं में से स्टोरीज़ हमें निकल के आती हैं। तो एक स्पेशल गाना हमने लिखवाया, हमारे क्रिएटिव टीम ने लिखा उस गाने को, और भूत के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा कि भाई हम तो सोच रहे हैं, हम उनसे डर रहे हैं, लेकिन उसका पॉइंट ऑफ व्यू भी तो सोचो कि वो जो इस धरती से विदा नहीं हो पाया, नेक्स्ट बर्थ नहीं हो पाया, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से एक गाना लिखा है, उसको प्रोड्यूस किया है, म्यूज़िक दिया है कंटेम्प्रेरी जेंजी स्टाइल में, जिससे लोगों को पसंद आए। नए तरह का म्यूज़िक है। आप ये सुनिए पहले, उसके बाद में बात करते हैं। किस्सा भटकते राह का, किस्सा सिसकते चाह का, तरसी हुई, तड़पी हुई, खामोश सी किसी आह का। कुछ तो अधूरा रह गया, जिसमें मैं पूरा बह गया। हुआ मैं भस्म, हुआ मैं दफन, फिर भी यहीं पे रह गया। साया हूं मैं, चाहे अनजान हूं, जिस मुंह से परे खुद की पहचान हूं। मानो चाहे या ना मानो तुम मुझे, किसी की छाया का कोई अरमान हूं। तुम्हारे बीच रहकर रहता हूँ अक्सर रातों के अंधेरों में। मेरी आहट को सुन लेना, कुछ घुंघरू है पैरों में। तुम्हारी रूम की कुर्सी पर देखो बैठा कोई, ना ही दिखता तो पलटो बगल में लेटा है। छांव पीपल से लेकर किसी बरगद के कोने में, तुम्हें मिल जाऊंगा मैं बच्चों के भी खिलौनों में। जो कहते हो मुझे डायन या भूत हूँ मैं, अधूरी ख्वाहिशों का शैतानी हूँ मैं। भूत हूँ मैं,
शैतानी रूप हूँ मैं, रूप हूँ मैं, भूत हूँ मैं, भूत हूँ मैं, शैतानी रूप हूँ मैं, रूप हूँ मैं। तुमसे ही तुम्ही को डराता जो तुम्हें बिना चेहरे का ऐसा हैवान हूँ। तुम्हारे बीच होकर तुम्हें दिखता नहीं, नजरों पर तुम्हारी मैं तो हैरान हूँ। साया मैं, चाहे अनजान हूँ, जिस्मों से परे खुद पहचान हूँ। मन चाहे या न मन तुम मुझे किसी की छाया का कोई अरमान हूँ। तुम्हारे बीच रहकर तुम्हें दिखता नहीं, नजरों पे तुम्हारी मैं तो हैरान हूँ। सुना, देखा, क्या लगा आपको? भूत के पॉइंट ऑफ व्यू से था। उसकी तरफ कई बार क्या होता है कि सामने वाले के पाले में जाके भी देखना पड़ता है। हमेशा हम अपनी एक ही थॉट प्रोसेस से सोचते हैं, कभी दूसरे थॉट प्रोसेस से सोचो, कभी ये सोचो कि मैं हूँ नहीं, मैं मर गया या मर गई, अब उसके बाद क्या होगा। सिर्फ वही फीलिंग्स थी उस गाने में और हमने पोर्ट्रे भी वैसा ही किया। हालांकि मैं बिल्कुल प्रेफर नहीं करता किसी को डराने का या ऐसा अपने पॉडकास्ट में कभी भी नहीं मिलता ऐसी कोई एआई इमेज या ये, लेकिन ये कंप्लीट एआई वाला ही पूरा बनाया है। डेफिनेटली अच्छे बुरे दोनों तरह के मिक्स रिस्पॉन्स आएंगे, तो आप कमेंट में ज़रूर बताना कि अगर आपको ये अच्छा लगा या बुरा लगा या बीच का लगा, तो ज़रूर डिस्कस करना। अलग से भी मैं इसको रिलीज़ करूँगा सो दैट कभी सुनना हो तो सिर्फ गाना भी अपन सुन सके। तो ये हमारे काम की एक छोटी सी बानगी थी बेसिकली। हम एज ए फिल्म मेकर, आप हमेशा नाम में पढ़ते होगा ना, अमित ओझा फिल्म मेकर म्यूज़िक प्रोड्यूसर, ये बेसिकली वो काम है, ये वो विजुलाइजेशन है हमारी टीम का। डेफिनेटली वो गाने के साथ में किस किस ने क्या क्या काम किया था हमारी टीम में से, वो मैं क्रेडिट्स भी दूंगा, गाने के साथ दूंगा। अब एक रीसेंट एक्सपीरियंस मेरा खुद का पर्सनल जो अभी होली वाले दिन मेरे साथ हुआ, वो मैं शेयर करता हूँ। क्योंकि क्या होता है कि आपके साथ पैरानॉर्मल तब तक नहीं होता जब तक आप या तो कोई ऐसी स्पेसेस में बैठे हो या ऐसे समय पे बैठे हो या किसी ऐसी जगह पे, नई जगह पे गए हो या टाइम कुछ ऐसा हो गया है, तो आपके साथ वो चीज़ें ओवरलैप होती है। हुआ क्या था कि आपको ध्यान होगा कि इस बार वाली जो होली थी, जो जलाने वाली होली का दहन था, तो वो लेट का वो था, मतलब रात को आई थिंक 1:23 या 26 के आसपास का कोई मुहूर्त था। तो एनी हाउ नॉर्मली 11-12 बजे तक का जब होली मंगलाने का, होलिका दहन का जब टाइम होता है तो सब लोग जाते हैं, मतलब दहन के टाइम भी जाता है। हालांकि होलिका की वो उसकी पूजा तो पहले ही कर लेते हैं जाके, लेकिन दहन के टाइम भी लोग जाते हैं। कुछ रिचुअल्स और होते हैं कि होली की राख, जो जलती हुई राख है, कुछ लेके आते हैं अपने साथ में, अपने घर पे रखते हैं, वो भी पॉजिटिविटी का संकेत होता है। तो ऐसे ही मेरे एक मित्र आए हुए थे, मतलब मेरे साथ उन दिनों रह रहे थे, 2-3 दिन मेरे साथ ही थे वो होली वाले टाइम। तो हमारे स्टूडियो के ऊपर, सेकंड फ्लोर के ऊपर हम लोग वी वर सिटिंग एंड वेटिंग। 10-11-12 बजे तक तो पूरी फैमिली साथ में बैठी थी। 12 बजे बाद फिर लोग कम हो गए, मैं और सिर्फ मेरे मित्र बैठे थे। साथ में बैठ के वी वर हैविंग सम डिस्कशंस, हैविंग सम ड्रिंक्स। तो क्योंकि टाइम पास करना था, फिर ये डिसाइड हुआ नहीं होलिका दहन पे तो चलेंगे, अपन चलेंगे, लेके आएंगे साथ में। और कॉलोनी मोहल्लों में आपको पता ही है हर जगह अलग अलग रहता है। फ्लैट्स के अंदर भी वो कल्चर हो गया, सोसाइटी की एक जगह वो चलती है, तो एक ही जगह वो बनता है। और कॉलोनियों में और मोहल्लों में तो इनफैक्ट ये होता है कि 2-4 गली छोड़ के एक बड़ी होली जलती है, फिर कहीं छोटी होली जलती है, उस तरह से। तो हमारे बड़े नियर बाई था कि वी वर ईजीली एबल टू लिसन। वहाँ कुछ एम्पलीफायर वगैरह लगा रखा था, कुछ होली के गाने, और राजस्थान में थोड़ा सा वो चंग और
थाप वाला वो होली के गाने गीत गाए जाते हैं, तो मेल्स भी गाते हैं। शेखावटी में बेसिकली ज़्यादा कल्चर है, लेकिन हमारा स्टूडियो यहाँ पर राजस्थान जयपुर में जिस जगह पर है उस जगह पे भी वहाँ के काफ़ी लोग हैं, मतलब सीकर, झुंझुनू, चूरू उस साइड वाले बेल्ट के ज़्यादा हैं यहाँ खातीपुरा में। तो वो कल्चर थोड़ा बहुत अभी भी जिंदा है यहाँ पर। तो वो चंग, थाप और वो सारी उसमें डांस करना, गीत गाना, मंजीरे बजना, तो वो साउंड हमें आ रही थी लगातार, और हमें भी लगा कि ठीक है फिर टाइम तक ही चाहते हैं। बात भी इनफैक्ट हमारी वही हो रही थी। मेरे जो मित्र हैं उनके साथ भी एक ड्यू है पॉडकास्ट, उनको भी लाऊंगा कभी जब वो जयपुर आ रहे होंगे, तब उनके साथ करूँगा, यही पैरानॉर्मल पे ही करूँगा बेसिकली। तो बात यही किस्सा, इन्हीं किस्से कहानियों की हो रही थी कि उनकी फैमिली में क्या हुआ था, उनके चाचा के साथ एक बार ऐसा हो गया था, उनके खुद के साथ स्पिरिचुअली वो ऐसे अवेकेंड हुए हुए आदमी थे, तो वो अपने वो चीज़ें बता रहे थे। तो माहौल वही चल रहा था, और रात के 1 सवा बज गए थे, एग्जैक्ट 1:05 पर। जैसे मतलब मैं आपको सिनेरियो बताऊं, बड़ी सी छत थी, और छत में साथ में पीछे की तरफ हमने वो एक राजस्थानी जालियां टाइप ऐसे लगा रखी है, उसके पीछे दूसरे घर का प्लॉट है, और मैं पीठ करके बैठा था, वो आगे बैठे थे मेरे आमने सामने, और वी वर हैविंग ड्रिंक्स, फ्रैंकली बता रहा हूँ, डोंट माइंड। तो साथ में ड्रिंक्स ले रहे थे, इधर भी पैक बना हुआ था, साथ में रखा हुआ था हमने, टाइम पास करना था। देयर वाज नो पॉइंट कि कैसे टाइम पास करें बातों में, और इन बातों में बातें होती जा रही, क्योंकि हम लोग 10 बजे से बैठे थे, 10 से 11, 12, 1, 2, मतलब ऑलमोस्ट 3, साढ़े 3, 4 घंटे के आसपास हम लोग बैठे थे। अचानक से मेरे को बहुत गंदी वाली स्मेल आई। गंदी वाली मतलब आई कैन नॉट डिस्क्राइब इट। स्मेल का तो बहुत ऐसा है कि खुशबुएं तो आती है, कई बार आती है, मतलब ड्यूरिंग पॉडकास्ट भी आती है हमको खुशबू, लेकिन बहुत गंदी वाली स्मेल आई, ऐसी कि कोई जैसे नाला सड़ रहा हो, रॉटन एग हो, या इस तरह का कोई बहुत अजीब सा वो था। तो मैं तुरंत उस चीज़ में समझ गया। मैंने कहा कुछ देर इज़ सम प्रॉब्लम। तुरंत अलर्ट जैसे हो जाते हैं ना, डेफिनेटली जब ऐसे होगा तो मैंने पूछा उनसे, मैंने कहा भाई कोई स्मेल आ रही है? तो उन्होंने कहा हाँ आ रही है, बहुत बुरी आ रही है, मतलब वी कैन नॉट डिस्क्राइब दैट स्मेल को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकते। तो तुरंत मैं खड़ा हुआ अपनी जगह से, दिखा तो कुछ नहीं था, बट आई कैन फील, और वो भी फील, दोनों ही हम देवगण हैं, दोनों एकदम खड़े हुए। मैं खड़ा होकर मैंने बची हुई जो लाइट्स थी, पहले डिम लाइट पे बैठे थे, लाइट सारी ऑन की हमने, सारी लाइट्स ऑन करके क्लैपिंग करके अपनी जगह मूव अराउंड हुए, जब समझ में आ गया तब, और बोला फिर भाई क्या है, मतलब जैसे जो मेरा स्टाइल है, या स्टाइल बोल लो या बोल लो जो मेरे मन से निकलता है, वो बोला। मैंने कहा भाई यहाँ क्यों, आपका काम नहीं है, चलो यहाँ से। ये कहते ही फिर वो स्मेल गायब हो गई। जबकि वहाँ दूर दूर तक कोई, हम 3.5 घंटे 4 घंटे से बैठे हुए थे, लगातार बैठे हुए थे। अगर कोई स्मेल प्रेजेंस होती आसपास की कोई जगह, कोई हवा भी कोई उस टाइम नहीं चल रही थी कि कोई हवा में कोई ऐसा चल रहा हो, लेकिन ये कह सकते हैं वो हवा ही थी, बेसिकली कोई पैरानॉर्मल हवा ही थी जो उस मौके पे, उस टाइमिंग पे। और होली वाली और दिवाली वाली रातें तो वैसे भी वो डेंजर होती है, और बिल्कुल एक्सपोज्ड एरिया में हम बैठे थे, तो ऐसा फील हुआ। तो ये ही पैरानॉर्मल लिटरेसी होती है बेसिकली। तो ये रिसेंट मेरा एक वो था जो मुझे लगा मेरे को आपसे शेयर करना चाहिए। और इनफैक्ट अभी बाकी तो मैं, और मेरे कुछ किस्से आप लोगों ने शेयर किए हैं, वो एक एक करके आपको बताता हूँ। अब इस जो होली वाला इंसिडेंस था, इससे भी लोगों को लगेगा कि ये तो कुछ भी हो सकता है, आप ही को लगा होगा। लोग लॉजिक ढूंढने लग जाते हैं बेसिकली। तो भैया लॉजिक ढूंढना है तो मत आओ चैनल पे, क्योंकि हर चीज़ का लॉजिक मैं नहीं दे सकता। ये चीज़ सिर्फ फील की जा सकती है। आउट ऑफ नो वेयर हमारे पास क्यों स्मेल आई होगी, और ऐसा बहुत होता है, बहुत इनफैक्ट होता है, लोगों के साथ होता है। मैं आई कैन फील कि भी कुछ गलत है, कुछ सही है, वो सब फील होता है। तभी मुझे लग रहा, तभी मैंने शेयर किया। छोटा सा इंसिडेंस था, ऐसा कुछ नहीं था, बट कुछ एक्टिविटी हुई थी इसलिए शेयर किया। तो अब आते हैं कहानियों पर।
मतलब वो इवेंट्स जो कि बाद में कहानी बन गए और आज इस चैनल पे बोले जा रहे हैं। ये इंसिडेंट्स हैं। हमारी एक व्यूअर हैं जो कि भोपाल में रहती हैं, नाम बट ऑब्वियसली उन्होंने बोला है कि नहीं बताना, इसलिए आप कुछ भी इमेजिनरी नाम सोच सकते हैं। वो बेसिकली भोपाल में उस टाइम पढ़ती थी, 11th क्लास में, बात है 2019 की। तो वो स्कूल का जो एक माहौल होता है, एक दौर होता है, वो अलग ही सिस्टम होता है। वो तो आप सब भी समझते हो, स्कूल लाइफ तो स्कूल लाइफ है। 12th के बाद में रियलाइजेशन होता है कि स्कूलें बंद क्यों हो गई। स्कूल ही ठीक था पहले, जब तक स्कूल थे तब यूँ लगता था कि यार कब स्कूल से छूटें। फिर कॉलेज में आ गए, कॉलेज में फिर ये फील होता है कि यार कब कॉलेज ख़त्म हो। फिर नौकरी की टेंशन होती है एंड सो ऑन। आज अभी चल ही रहा है सब लोग। अब जब तक ये शरीर नहीं छोड़ेंगे हम लोग, तब तक ये चलता ही रहेगा। इसीलिए इसे मृत्यु लोग कहते हैं। खैर, उनकी 11th की ये कहानी है कि कुछ लड़कियों का ग्रुप था, कुछ एक लड़का उनकी स्कूल में ही था जो उनमें से ही ग्रुप में से एक लड़की को पसंद करता था। तो उसने किसी अपने दोस्त के थ्रू या जानकार के थ्रू मैसेज पहुंचवाया उस लड़की को कि भी वो लाइक करता है उसको, उस बंदी को। तब उस जिसको लाइक करता था उस लड़की ने बाकियों को बताया, तो उनको ये लगा कि बोले सही नहीं है, ये तो 11th में 11th-12th में ही चल रहे हैं। अब वो अलग अलग सोच की बात है। खैर, बड़े शहर की सोच अलग होती है, सब अपब्रिंगिंग की सोच है। अब तो नॉर्मल मानी जाती है कि कोई बात नहीं, सब दोस्तियाँ भी होती है। छोटे छोटे बच्चों में इनफैक्ट ये मोबाइल आने के बाद तो बहुत डेवलप हो चुका है। लेकिन समाउ हर शहर का एक कल्चर अलग होता है, हर जगह का एक अपब्रिंगिंग अलग होती है बच्चों की, लोगों की। तो इनफैक्ट उन लड़कियों ने कहा कि सब ने 4-5 लड़कियों ने मिलके फिर उस लड़के को बोली कि देखो ये सही नहीं है, मतलब ये हमारे पढ़ाई का टाइम है, ये वो, तुम ऐसी सोच रख रहे हो तो गलत कर रहे हो, और ऐसा बिल्कुल नहीं है, वन साइडेड टाइप, ये वो, ऐसे करके उसको, लड़के को बोला। और वही टाइम था कि वो उस जस्ट उनके एग्ज़ाम्स हो चुके थे और समर वेकेशंस लगने वाली थी और 12th बाद में शुरू होने वाली थी। तो ये उससे 2-4 दिन पहले की ही कोई बात थी। तो वो होने के बाद सब छुट्टियां लग गई। तो छुट्टियों के बाद जैसा होता है कि रिलैक्स मूड में रहता है आदमी, घूमना फिरना, लोकल जगह पे भी जाना। कुछ लोग अपने दादी नानियों के चले जाते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड करते हैं। तो वैसे ही जो 5-6 लड़कियों का जो ग्रुप था, उनमें से ये होता है ना कि भी रोज़ शाम को मिलना है, वहाँ जाना है शाम को किसी पार्क में, या कोई अगर वहाँ पर वाटर बॉडी है तो उसके पास जाना है, मतलब नदी किनारे या झील किनारे जाना है, टाइम स्पेंड करना है, हंसना खेलना है, पताची खानी है, कुछ भी करना है। लड़कियों के बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मुझे इतना नहीं पता लेकिन होता है ये सब। लड़कों में तो बहुत होता है इनफैक्ट। वो डोलने का काम जो होता है ना, बिना काम, फॉर नो रीज़न आप घूम रहे हो, तो वो सब बहुत होता था। तो ऐसे ही करके वो 2-3 लड़कियों का, जैसे 5-6 का मेन ग्रुप था, उसमें से 2-3 साथ रहती थी हमेशा आसपास मोहल्ले में, और उसमें रहती होंगी। तो वो जहाँ भी जाती, जैसे किसी लोकल मार्केट में गए तो वहाँ वही बंदा मिलता जिसको उन्होंने बोला था कि ये गलत है, ये मत करना, ये वो। तो वो अवॉइड करती, बोले यार ये यहाँ क्या कर रहा है। अब चूंकि वो शहर तो वही है, आदमी तो वहीं रहेगा। दूसरे दिन बस से कहीं जा रहे थे तो वहाँ उस बस में दिख गया। तो बोले यार ये हमको फॉलो कर रहा है क्या। तो उसको डर लगा कि यार ये तो फॉलो करे जा रहा है। तो समाउ जिस बस में वो, जैसे वो बैठा है, तो वो उतर गई वहाँ से। तो कई जगह मतलब ऐसे मल्टीपल इंसिडेंसेस हुए कि वो मिलता रहा, उसको दिखता रहा, उस लड़की को। फिर खैर ये बातें, हाँ, छुट्टियाँ ओवर हुई। छुट्टियाँ ओवर होने के बाद वापस स्कूल ज्वाइन हुआ। स्कूल ज्वाइन होने के बाद बहुत सारी बातें होती हैं कि तूने क्या किया छुट्टी में, तूने क्या किया, मैं तो यहाँ गई वहाँ गई, ऐसे करके ही फिर पता लगा कि अरे तूने खबर सुनी क्या। बोले क्या खबर। बोले वो फलानी क्लास का जो लड़का था ना, जिसको अपन ने मना किया था, बोला था कि ये सब गलत है, अभी मत करो, उसकी तो 3-4 दिन बाद ही डेथ हो गई थी। 2 महीने हो गए उसको मरे हुए। ये सुन के उनकी हवाइयाँ उड़ गई। मतलब कि उसकी सोल थी बेसिकली, वो उसको दिख रही थी जगह जगह पर। ये उनका पहला इंसिडेंस था। मतलब कि बुखार आ गया और बहुत सारा प्रॉब्लम्स
इमोशनली बड़ा ऐसा ब्रेकडाउन होकर भी इसकी वजह से तो नहीं हुआ, बहुत सारी ऐसी चीज़ें घेर जाती है। पर ये पैरानॉर्मल चीज़ ऐसी है कि बहुत सारी अनरिजॉल्व ही रहती है चीज़ें। मतलब अगर आप उनको रिजॉल्व करने की कोशिश करोगे तो पहली बात वो कोएग्जिस्टेंस ज़रूर है, लेकिन उनका अदर वर्ल्ड है, हमारा अलग अदर वर्ल्ड है। वो आपने वीडियो में भी देखा होगा, हमारे वाले गाने में भी देखा होगा। कई बार क्या होता है कि जिसके गण वीक होते हैं या जिसकी कुंडली में कुछ इस तरह के भाव बैठे होते हैं ग्रह, उसको ज़्यादा दिखता है, बचपन से ही इंटरेक्शन होने लग जाता है, ओवरलैप होने लग जाता है। तो भोपाल वाली जो हमारी व्यूवर है उनके साथ भी यही था। तो पहला इंसिडेंस तो ये मैंने अभी आपको बताया, स्कूल वाले लड़के का जो था। दूसरा उसके एग्जैक्ट 1 साल बाद हुआ उनके साथ, जब वो 12th की एग्ज़ाम्स की तैयारियां कर रही थी। तो 12th में ये होता है कि उनकी भी एक बड़ी सिस्टर भी थी। तो लेट नाइट, जैसे उनका घर के ऊपर फर्स्ट फ्लोर के ऊपर भी एक रूम था, वहाँ पर नॉर्मली वो लेट नाइट पढ़ती थी। और सिस्टम ऐसा था कि जैसे छत है तो छत के एक कॉर्नर में रूम बना हुआ है एक, और दूसरे अदर कॉर्नर में टॉयलेट बना हुआ है। तो रात के 2-2:30 बजे के, बहुत बड़ा छोटा सा इंसिडेंस है, लेकिन जैसा उन्होंने नरेट किया उसी हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। तो उनको डर लगता था क्योंकि एक ऐसा इंसिडेंस हो चुका था, वो ही सोल वाला जो बार बार दिखती थी उनकी सहेली को और उनको भी। तो वो डरती थी रात को अकेले जाने में। तो सिस्टर और उसके साथ ही पढ़ाई कर रहे थे, वो 1 साल बड़ी होगी शायद उनसे। अब उसको पता था सिस्टर को उनकी कि ये डरती हैं, तो वो पहले खुद ही जाके पहले टॉयलेट में घुस गई, तो वो अकेली रह गई छत पे। तो वो उसी दौरान उसने क्या देखा कि रोड पे, जैसे फर्स्ट फ्लोर की छत से रोड पे देखते हैं तो एक स्ट्रीट लाइट, मर्करी, हेलोजन्स वगैरह जलती रहती। तो एक लेडी बहुत स्पीड से भागती हुई जा रही है। ये बहुत कॉमन है, बहुत ही नॉर्मल सा एक्सपीरियंस है, लेकिन जैसा उन्होंने नरेट किया वैसा मैं बता रहा हूँ कि बहुत स्पीड से कोई लेडी ऐसे पूरा सर ढक के जा रही है, लेकिन उसकी स्पीड तेज़ है और देखने में इनफैक्ट ऐसी लग रही थी कि जैसे कोई हॉस्पिटल से आई हो, कुछ इस तरह का गेटअप था, जैसे कोई दाई हो या कुछ इस तरह के हॉस्पिटल में काम करती हो वो। तो इसलिए उनको बड़ा एब्रप्ट नहीं लगा, लेकिन वो आगे जाके डिसअपीयर हो गई, तब वो डरी थोड़ी सी। और इस बात की कंफर्मेशन सुबह अगले दिन जब बात हुई, कोई मोहल्ले पड़ोस की लेडीज़ कुछ चर्चा कर रही थी कि भी अरे वो आजकल दिखती है, मतलब वो एक लेडी है, कैसे वो दाई है, वो दिखती है, लेकिन वो सोल है बेसिकली। तो पैरानॉर्मल में क्या ये चीज़ें अगर उस टाइम पे अगर आप हो अवेलेबल, तो वो अपना काम कर रही हैं, आपको कुछ नहीं कह रही, वो अपने उस ऑरा में है। लेकिन जिसके गण वीक हैं उनको वो ओवरलैप हो जाती है, उनको दिख जाती है। तो छोटा सा इंसिडेंस था, लेकिन ये समझ पाना कि ये क्या हो रहा है वो हमें समझ में आया, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। तो इन 2 इंसिडेंसेस के बाद उनको विश्वास हो गया था कि वो देख सकती हैं पैरानॉर्मल चीज़ों को, फील कर सकती हैं। पहले लिटरेसी थी नहीं कि क्या हो रहा है, कुछ पता नहीं, अब वो फील कर सकती थी। इसी दौरान क्या हुआ, उनकी 2-3-4 साल बाद जाके शादी हो गई, क्योंकि शादी की राइट एज जो हमारे गवर्नमेंट ने भी डिसाइड कर रखी है 21, 18। तो कई जगह जो पुराने जो ट्रेडिशन में चलने वाले परिवार हैं वो राइट टाइम पे ही कर देते हैं। इनफैक्ट गाँव में भी ऐसा होता है कि राइट एज हुई लड़की की या लड़के की तो वो पहले शादी कर देते हैं। तो सिमिलरली उनके साथ भी हुआ, टाइमली उनकी शादी हुई। तो शादी होते ही जब वो घर में शिफ्ट हुई तो 3 महीने बाद कोई ऐसा इंसिडेंस आया कि उनकी फैमिली में कोई शादी थी। अब उनके परिवार में उनके सास ससुर थे, हस्बैंड थे और छोटे देवर वगैरह थे। तो शादी में बाहर जाना पड़ा। अब चूँकि जो ससुर साहब थे उनकी तबीयत थोड़ी सी सही नहीं थी, नासाज थी, तो वो साथ में नहीं जा सकते थे। तो उनकी सास और उनका हस्बैंड वो दोनों शादी में गए थे, पीछे रह गई ये अकेली। सास ने जाते टाइम उनको स्पेशली कहा था कि कपड़े सुखाने ऊपर छत पे मत जाना, क्योंकि वो काम नॉर्मली सास ही करती थी। 2-3 बार उन्होंने आगाह किया था उनको, तो उन्होंने कैजुअली लिया, क्योंकि नई नई शादी हुई थी। तो कई सेंटिमेंट्स होते हैं, तो उनको ऐसे लगा होगा कि भाई घूंघट वगैरह कभी नहीं किया तो पड़ोस वाला कोई देख लेगा या उनको अच्छा नहीं लगेगा। दैट वेज वो उन्होंने फील किया कि भाई
इसलिए मना कर रही होगी सास। तो बहू को ऊपर जाने से मना किया और बोला कि छोटे जो देवर हैं वो कपड़े वो उनको बोल देना, वो सुखाएंगे कपड़े। अब लेकिन छोटे बच्चे तो ऑलमोस्ट उनकी भी यंग, थोड़ी बहुत ज़्यादा एज नहीं थी जब शादी हुई थी, तो मैच्योरिटी उस लेवल की थी नहीं। तो कई बार बच्चे भी ऐसा होता है ना कि हाँ मैं सुखा दूंगा, कर दूंगा, और नहीं सुखाए, खेलने चले गए या कुछ और हो गया। तो ऐसे में ससुर साहब गुस्सा करते हैं उनके। तो सिचुएशन, मतलब पारिवारिक सिचुएशन की मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ बेसिकली, कि ऐसा होता है, छोटी छोटी बातों के ऊपर सोचा जाता है। तो एक दो बार उनको बोला, दोनों देवरों को बोला कि भाई आप सुखा देना, हाँ सुखा देंगे करके। ऐसे उन्होंने कहा ये पेंडिंग रह जाएगा काम, मैं खुद ही जाती हूँ बाल्टी लेके ऊपर सुखा के आती हूँ, छत पे कभी गई भी नहीं, देख लूँगी। तो जैसे ही वो छत के ऊपर पहुँचती है तो उनको, कई हाउसेज ऐसे होते हैं ना जैसे जिनकी छत कॉमन होती है, सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल सीढ़ियाँ हैं, लेकिन छत में बाउंड्री वॉल नहीं होती आपस में। तो ऐसे करके उन्होंने जिस छत पे लैंड हुई तो बगल वाली छत देखी, बहुत गंदी थी, और आगे वाली छतें भी देखी, 2 3 4 इधर भी थी इधर भी थी। उन सब के दरवाजे बंद थे, सिर्फ एक जो बहुत गंदी छत थी जिसके ऊपर जैसे कई टाइम से सफाई नहीं हुई, धूल मिट्टी पत्ते वत्ते और ऐसे पड़े हुए थे, उसका गेट खुला हुआ था, उस ममटी का, जो सीढ़ी वाली ममटी होती है उसका, और अपना गेट खुल के खुदाई थी। अप्रैल मई का टाइम था, जामुन का पेड़ भी बगल में था, कोई हवा नहीं चल रही थी, कुछ नहीं था। तो उन्होंने देखा कि ये साफ सी छत है, यही अपनी होगी, बट ऑब्वियस है जिस पे लैंड हुए वो वही अपनी होगी, लेकिन नज़र तो जाती है इधर उधर। और वो तार की जो चिमटियाँ होती हैं, चिटकनी जिसको बोलते हैं, वो भी लगी हुई थी। तो उन्होंने जैसे ही इधर उधर देखा, बहुत तेज बगल वाला दरवाज़ा बंद हुआ, जैसे किसी ने बंद किया भड़ाक से। जैसे वो बंद हुआ तो इनका वाला भी दरवाज़ा बंद हो गया, साथ साथ ही एक तरह से बंद हुए वो दोनों, जबकि कोई हवा नहीं थी, कोई पत्ते पेड़ के नहीं हिल रहे थे, कुछ नहीं था, दोपहर का टाइम था। अब वो एकदम से घबराई, बोले ये क्या हुआ, बिना हवा के कैसे बंद हुआ और दोनों दरवाजे कैसे बंद हुए। तो फटाफट उन्होंने क्या, कपड़े चूँकि लाई थी तो फटाफट कपड़े डाले और प्रेशर से अपना दरवाज़ा खोला और नीचे आई। काली की पूजा करती थी वो, तो मंदिर में काली की मूर्ति थी नॉर्मली। पानी पिया पहले, फिर मूर्ति के पास जाके बैठी, थोड़ी रिलैक्स हुई। रिलैक्स होने के बाद जब उनको अचानक से ऐसा लगा किसी ने पीठ पे जोर से मुक्का मारा हो, और बड़ा अनईजी सा लगा। तो बोला कि हाँ घबरा के आई होंगी, तो इसलिए ऐसा सोचा, मतलब अनईजी हो गई, तबीयत ख़राब हो गई उनकी बहुत ज़्यादा, और उनको बुखार आ गया। अब जैसे ही वो सोती तो ऐसा लगता कि पेट के ऊपर कोई आग किसी के जल रही हो, और ऐसे कोई शैडो सी आके बैठी है। आंख बंद करती है फील होता, दबाव, छाती में दबाव आता ऐसा। तो फटाक से चीख के खुल जाती आंख। फिर अगले दिन सास आई, सास को बताया तो बोला कि तेरे ऊपर काम का लोड ज़्यादा हो गया होगा, ये चक्कर हुआ होगा। तो बोले कोई बात नहीं, दवा ववा ले, सो रेस्ट कर, 2 3 दिन आराम कर। अब 2 3 दिन में और तबीयत उसकी इतनी बिगड़ने लगी, अब तो ये रूटीन में होने लगा कि जैसे ही वो दिन भर तो बिजी रहते काम में, रात को आंख जैसे ही बंद करते वही जला हुआ कोई जैसे जल रहा हो, ऐसे छाती पे आके नजर आए कोई चेहरा उनको। तो वो बहुत भयंकर परेशान हो गई। टेस्ट वेस्ट कराए उनके, टेस्ट में भी कुछ नहीं आता, कुछ भी नहीं आया। इनफैक्ट सासू माँ को थोड़ा सा समझ में आया पर्सनली कि भी हो सकता है ऊपरी हवा इसको हो, तो उससे तो कुछ बोली नहीं। बगल में फिर पड़ोस में उनके एक पंडित जी वाली फैमिली थी, ब्राह्मण फैमिली थी, ये लोग राजपूत थे, वो ब्राह्मण फैमिली थी। तो बोले उनसे पूछती हूँ पंडिताइन से। तो जब पंडिताइन से बात की तो उन्होंने बोला कि यार अपने ही मोहल्ले में एक बंदा है, एक पुजारी टाइप ही है, जिसके अंदर नेपाल के किसी बाबा की छाया आती है, एज एन मैन रिक्वायर्ड, वो है उनकी आर्ट। तो उसके पास फिर बहू को लेके गए तो उसने कुछ बेसिक मंत्र वंत्र करके कुछ बबूत वगैरह दी, खिलाया। खिलाते ही फिर उसको आराम आने लगा, आराम आया, रिलैक्स हुआ। फिर थोड़ी देर बाद में उन्होंने, पंडित ने कहा ओहो ये तो वही है, वो पड़ोस वाली, ये तो पड़ोस वाली है। तो वो बहू ने पूछा कि भाई सासू माँ क्या कह रहे हैं, ये कौन पड़ोस वाली, कौन पड़ोस वाली।
तो पहले तो बोले नहीं नहीं कुछ भी नहीं है ये वो, तेरे को आराम आया ना? बोला हाँ आराम आ गया मेरे को, मैं रिलैक्स है अभी, रिलैक्स है। आंख बंद करके देख, बोले हाँ नहीं अभी ऐसा मेरे को कोई फील नहीं है। फिर उन्होंने बोला भी, बोले नहीं ये सही हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। बोले ये तो अच्छा हुआ, इसके ये मतलब छूट जाएगी, जाड़ा लगाने के बाद छूट जाएगी चंगुल से। हमारी वाली को तो उठा के फेंक ही दिया था उसने। ये सब बातें सुन के वो और ज़्यादा पजल हो गई, बोले यार क्या बात कर रहे हैं, क्या हो रहा है? और सासू माँ ने बोला नहीं कुछ, बोले तू घर चल, मैं घर घर जाके बताती हूँ सारा। तो जब घर पे आके सास ने सारी बात बहू को बताई, फिर पूछा तू ऊपर तो नहीं गई थी कपड़े सुखाने? तो उसने सारी बात फिर तब बताई कि हाँ मैं ऐसे गई थी क्योंकि कपड़े के लिए मुझे लगा कि फिर ससुर साहब बोलेंगे, लेकिन ऊपर गई तो मेरे साथ ये हुआ, दरवाजे अचानक बंद हो गए थे, ये वो, उसके बाद से ही मेरे साथ प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, बोले असल में क्या हुआ था कि अपने जो बगल वाला घर है उस घर पे नई नई, जैसे तेरी नई नई शादी हुई 18-19 साल में, ऐसे ही एक नई बहू आई थी जिसको उसके हस्बैंड ने छत के ऊपर जला दिया था। और केस ऐसा बन नहीं पाया क्योंकि वो पुलिस में थे, तो केस वेस भी दब गया सारा। तो इस कारण क्या है कि उसकी सोल अनसेटिस्फाइड है, वो वहीं अटकी हुई है। और जब भी कोई नई बहू या कोई ऐसी आती है अगल बगल में, तो वो उसको सैंपल दिखाती है, बोले मैं हूँ यहाँ पर हूँ। तो ये बड़ा एक अजीब सा पैरानॉर्मल एक्सपीरियंस रहा उनका। अब एक और इंसिडेंस उनके साथ हुआ जब उनके हस्बैंड के ऑफिस के कलीग्स के साथ मिलके, उनकी सब फैमिलीज़ मिलके उन्होंने पहाड़ों की तरफ कोई छुट्टियों का प्लान किया। थोड़े लॉन्ग वीकेंड टाइप, वीकेंड नहीं पूरा वीक ही बोलेंगे उसको, क्योंकि 3-4 इनोवास करके वो लोग पूरा उन्होंने ट्रिप बनाया था घूमने का, जिसमें इनकी भी पूरी फैमिली थी, इनके 2 बेटे, एक बड़ा एक छोटा, और बाकियों की भी फैमिली थी। तो इनका लास्ट स्टॉपेज था मनाली। मनाली में होटल्स वगैरह बुक किए, मनाली इनको लास्ट में घूमना था। अगले दिन इनको रोहतांग जाना था, तो उस हिसाब से मनाली ये रुके। मनाली में रुके, फिर ये इन्होंने एक होटल किया। पहाड़ों में तो सारे वो स्टेप वाले ही होटल होते, तो उसी तरह से होटल किया। और हस्बैंड और बाकी जो उनके दोस्त थे वो नीचे बिलिंग विलिंग कर रहे थे। मीनवाइल बोला कि आप लोग रूम में जाओ, तो सबको रूम अलॉट हो गए। तो इनको रूम मिला, रूम नंबर 13। तो एक दूसरे की शक्ल देखने लगे दोनों, बड़ा बेटा और ये, क्योंकि ये लोग बड़े फैसिनेट थे देखने के लिए। मतलब ये हॉरर एपिसोड, हॉरर पॉडकास्ट, हॉरर फिल्में खूब देखते थे, इंटरेस्ट भी था। तो दोनों एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। तो बोले मम्मी ये अनलकी तो नहीं होगा? तो बोले नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, चलो आओ अपन साथ ही हैं। तो जैसे ही अंदर उस रूम में घुसे तो बाकी सब चीज़ें नॉर्मल थी, लेकिन बेड के अंदर, डबल बेड के अंदर कांच लगा हुआ था। सिराने की तरफ होगा या कहाँ होगा जैसा उन्होंने बताया, या नीचे की तरफ होगा, कि जैसे उसमें अगर सोते हैं तो सिर्फ पेट दिखाई देता है उस कांच में से, पेट का रिफ्लेक्शन आता है, मतलब छोटा कांच टाइप होगा कुछ। तो उन्होंने कहा ठीक है, बड़ा अजीब सा है, बेड में कौन कांच लगाता है, दैट वेज कोई बात नहीं। तो दोनों बेटों के साथ ये रेस्ट करने लगे। शाम का टाइम होगा, 6-7 बजे 8 बजे पहुँचे होंगे वो। और मीनवाइल उन्होंने दरवाज़ा बंद किया, बंद इन द सेंस लैच नहीं किया था, खाली ढका था। थोड़ी देर बाद नॉकिंग की आवाज़ आई, ठक ठक। तो उन्होंने कहा कि भाई पापा आए होंगे देख। तो बड़ा बेटा गया, खोल के देखा बाहर कोई भी नहीं, बंद कर दिया। बोले मम्मी कोई नहीं है, कोई बात नहीं। फिर थोड़ा रिलैक्स करने लगे। फिर थोड़ी देर बाद में नॉकिंग की आवाज़ आई। फिर दोबारा उसने खड़ा होकर देखा, बेटे ने, फिर देखा तो फिर कोई नहीं। तब मम्मी ने कहा तू एक काम कर, लैच कर दे इसको, अब वो आएंगे तो वो बोल देंगे। हो सकता है कोई पड़ोस में कोई बच्चा हो, वो बजा के जा रहा हो या कुछ हो, या रूम सर्विस वाला कोई हो, कुछ भी हो सकता है। तो तू तो बंद कर दे, रिलैक्स कर रहेंगे। तब फिर हस्बैंड आ गए थोड़ी देर में।
आने के बाद इन्होंने डिनर विनर करने गए, क्योंकि इतनी जब सब फैमिलीज हो जाती है तो वेज और नॉन वेज वाले कई प्रेफरेंसेस हो जाती है। तो उसमें इनका सिर्फ बड़े बेटे को शौक था, ये खुद तो वेजिटेरियन थी, हस्बैंड भी हनुमान जी को पूछते थे, वो भी वेजिटेरियन थे, खाली वो बेटा शौक रखता था। तो वो डिनर पे उनके कलीग्स के साथ जो नॉनवेज खा रहे थे उनके साथ नॉनवेज खाया उसने। और उसके बाद में ये ऊपर आ गए, क्योंकि अगले दिन सुबह की गाड़ी वाड़ी बुक हो गई थी, अर्ली निकलना था, तो टाइमली 9-10 बजे 10:30 बजे सोए। और इनको क्या डर लगता था, डर इन द सेंस जो जिसने पैरानॉर्मल एक्सपीरियंसेस लिया हुआ हो तो वो थोड़ा सा तो हेजिटेट तो होता ही है। तो उनको पता था रूम की लाइट जला के वो सोती थी, तो इस बार कहा हस्बैंड ने कि तुम रूम की लाइट मत जलाओ, तुम बाथरूम की जला लो और फिर सो जाओ। तो ठीक है, सोए, क्यों अगले दिन अर्ली मॉर्निंग निकलना था। रात को 2-2:30 बजे के आसपास इनकी आँख खुली और देखा बेटे के ऊपर, बेटा सोया था उस कांच की तरफ, बेटे के ऊपर कोई ब्लैक सी शेडो किसी फीमेल की बैठी है और पेट पे ऐसे कुछ खरोच रही है, पेट जैसे कुछ पेट में से खरोच के खा रही है, ऐसा कुछ उसको फील हुआ। तो घबरा के चिल्ला के उठी, और तब तक बेटा भी अनईजी था। अब जो इस तरह का कोई पोजेशन कोई अगर आ जाता है तो वो बोल नहीं पाता, तो लेकिन वो बोली जोर जोर से, ए हट 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 हट, तू कौन है हट यहाँ से। सारे लोग उठ गए, छोटा बेटा भी उठ गया, हस्बैंड भी उठ गया, क्या हुआ, लाइट जलाई। फिर बताया कि बोले ऐसे ऐसे मेरे को कुछ दिखा, यहाँ पर कोई बैठी थी इसके पेट पे, उसके दर्द भी हो रहा है बेटे के, और ये वो। तो घबरा गए सब, तो कहा ये हो सकता है थकान के कारण हो, ये वो। नॉर्मली तो आदमी अवॉइड ही करता है ना, क्या होगा, कुछ नहीं होगा, लेकिन उनको दिखता था। तो सारी रात लाइट जला के वो सोई और सुंदरकांड और हनुमान चालीसा चलती रही सारी रात। लेकिन सुबह अर्ली जाना था तो 4 बजे की अलार्म बज गई, तो फटाफट उठ गए वापस। अब वापस जाते टाइम जब गाड़ियाँ वाड़ी आई, गाड़ियों में बैठ के रोहतांग की तरफ निकले, तो रास्ते में ही उस बेटे की जिसके ऊपर वो बैठी थी शेडो, उसकी तबीयत ख़राब होने लगी, उल्टी आई रास्ते में बहुत। तो इन्होंने पर्सनली फील किया, बोले यार ट्रिप कैसे तैसे करके इसको ट्रिप को ख़त्म करें, क्योंकि अकेले हो तो कोई डिसीजन ले भी ले, जब 3-4 फैमिलियाँ एसोसिएटेड होती है तो एक्सपेंसेस भी सबके वो होते हैं, बीच में ऐसे अलग कैसे आ सकते हैं। तो इन्होंने फील किया कि तब ट्रिप में तबीयत ख़राब हो जाए तो वो सबसे बैड लक होता है एक तरह से। और रात को जो हो भी गया साथ में ऐसा, तो और भी ज़्यादा बुरा लग रहा था। तो समाऊ वो घूम घाम के शाम को वापस आए 6 बजे तक। और उसके बाद में जब इनकी तबीयत ख़राब थी तो बोले कि नहीं, हम तो रूम में ही खाना मंगा के खा लेंगे, आप लोग बाहर जाके खाना है आप लोग खा लो। तो बाकी जो लोग थे फैमिलीज़ वो सब गए, और शाम जैसे जैसे होने लगी तो फिर दोबारा बेटे और माँ ने एक दूसरे को देखा, बोले मम्मी ये तो फिर रात हो रही है, वापस उसी जगह है। बोले कुछ नहीं, देखते हैं, रुकना तो रात रात की बात है। जब वो फिर शाम को आए तो हस्बैंड से बात की, रात को आए जब वो बोले मैं तो नहीं सोऊंगी यहाँ पर, इस जगह पे मैं नहीं सोऊंगी। तो उन्होंने क्या किया, अपनी जगह चेंज कर ली और बेड पे हस्बैंड सोए उस जगह पे जो कांच वाला बेड था, ये लोग नीचे मैट्रेस बिछा के या कोई दूसरी जगह पे वहाँ सोए। पहले दिन जब हस्बैंड जैसे ही रूम में फर्स्ट टाइम घुसे थे, तो उनके आने के बाद, सेटल होने के बाद, ऐसे ही इनकी नज़र पड़ी, हमारी व्यूवर की नज़र पड़ी कि एक चीज़ क्या चमक रही है फर्श के ऊपर। तो उन्होंने देखा कि उनका एक ओम का लॉकेट है, गोल्ड का ओम का लॉकेट है, माला टाइप में, जो बिल्कुल टाइट रहता है बंद, वो कभी भी टूटता नहीं था। मतलब वो बड़ा मुश्किल से वो खोल भी नहीं सकते, तो हमेशा बांध के रखते थे, वो टूट के गिरा हुआ था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये कैसे गिर गया, अरे बोले हाँ ये तो ध्यान ही नहीं आया, ये गिर गया टूट के। तो फिर उन्होंने उठाया, एटलीस्ट लोकेट कर लिया। दूसरी रात पार होने के बाद फिर सुबह इनको जाना था, तो जैसे ही गाड़ी में बैठ के वापस बैक टू होम हुए, तब मैडम ने बात चलाई अपने हस्बैंड से, बोले भी कुछ तो वियर्ड था उस रूम में, जो मतलब जो मुझे दिखा था। तब उनके हस्बैंड ने ड्राइवर से बोला, बोले यार कुछ तो था उस होटल में, उस रूम में, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा हुआ था कि मैं जब उस बेड पे सोया था उसी जगह पे, तो मेरे ऊपर भी कोई शेडो आके ऐसे पेट नोच रही थी। तो मैं तो ठहरा हनुमान जी का भगत, मैंने पलटा, मुंह के बल सोया और मैंने कहा आ जाए जो आ रहा है जिसका। तो ड्राइवर ने कहा अगर ऐसी बात थी तो आपको बोलना चाहिए था। और इनफैक्ट ये बात सुन के तो मैडम बोले अगर तुम्हारे साथ भी हुआ था तो तुम्हें इमीडिएट बोलना चाहिए था ना,
तुम्हें स्टैंड लेना चाहिए था इस बात पे। ड्राइवर भी कंफर्म बोला, बिल्कुल आपको बोलना चाहिए था। अगर कोई ये बड़े केस में हो जाती, चलो आप इतने कॉन्फिडेंट थे कि आपने बोले नहीं, मुझे पता था कि तुम लास्ट में यही कहती रूम खाली करो, अब रूम मिले न मिले, उस चक्कर में मैं चुप रह गया। तो ड्राइवर ने भी कहा, और इनफैक्ट ये होता है और इसमें स्टैंड लेना चाहिए। अगर किसी ऐसी लोकेशन पे या किसी ऐसी सिचुएशन में हम लोग फंस जाएं तो हमको स्टैंड लेना चाहिए, या तो उस जगह से निकलो। इससे ओवर कॉन्फिडेंस में कुछ भी नहीं रखा हुआ। और ये ऐसी मिस्ट्रीज होती हैं, ये मतलब अनरिजॉल्व है, लोग इसमें लॉजिक ढूंढते हैं। अब किसको पड़ी जाके कि वो घूमने गए थे वहाँ उस प्रॉपर्टी में, वहाँ घूम के आए, पता नहीं उस रूम में कितने लोग जाके रहते होंगे, किसी के साथ एक्सपीरियंस होता होगा, किसी के साथ नहीं होता होगा। कितनी बातें सामने आती, बहुत कम आती हैं। जो इस तरह से किस्सों में बन गई, कहानी की तरह बयां हो गई, वो आ गई। अब ये भी होता है कि अगर किसी प्रॉपर्टी के बारे में न तो हम किसी का नाम ले सकते हैं, अभी हमें कोई हक नहीं बदनाम करने में, या फिर दोनों पॉइंट है। ये तो होटल ओनर्स को भी सोचना चाहिए था कि अगर कुछ है तो किससे तो कभी आते ही होंगे, प्रॉब्लम तो आती ही होगी, तो अगर है तो उसको रिजॉल्व कराए, पूजा पाठ से कराए, कैसे भी कराए। बहुत से यही किस्से होते हैं। मेरी तो यही हिदायत है कि अगर आपके पास ऐसा है, ऐसी सिचुएशन में आप हो, तो निकल सकते हो तो आप निकलो। सिमिलर एक ऐसा ही नीदरलैंड का एक किस्सा था जो बताया था मैंने किसी 8-10-15 पॉडकास्ट पहले, कि वो ऐसी प्रॉपर्टी में कोई जाके वो रही थी, वो सारी रात, फिर वो तो दूसरे देश की बात थी, वो सारी रात फिर रिसेप्शन में रही और बड़ा मुश्किल से रहा। मैं हो सकता है वो लिंक भी बीच में डाल दूंगा मैं। और इनफैक्ट इस गाने के बारे में आप ज़रूर बताइए। मैं ये गाना जो 100th एपिसोड के ऊपर ये जो गाना हमने बनाया है, इसको मैं लास्ट में भी इसलिए लगा रहा हूँ, और अलग से भी मैं रिलीज़ कर दूंगा कि अलग से भी सुनना हो तो यू कैन एन्जॉय एंड गेट इंस्पायर्ड। और अच्छे बुरे जैसे भी कमेंट हैं प्लीज़ कीजिए और बताइए मुझे। और ऐसी ही अगर मेरे को कंसिस्टेंसी से आप देखना चाह रहे हैं, स्टोरी सुनना चाह रहे हैं, तो मैं चाह रहा हूँ कि आप मैक्सिमम मेरे को जितना इनपुट हो सके दीजिए अपने साथ हुए हुए इंसिडेंसेस का। एविडेंस तो कोई छोड़ती नहीं है चीज़ें, तो आप बताएंगे, मैं नरेट करूँगा, लोगों को इंस्पिरेशन मिलेगी उस चीज़ से। और जितने भी नए देखने वाले हैं, मैं चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें, हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और ये जो दिए हुए नंबर अभी आ रहे हैं, फ्लैश हो रहे हैं, ये डायरेक्ट मेरे ही नंबर हैं। आप सीधा वॉइस नोट के थ्रू या टेक्स्ट के थ्रू आप अपनी स्टोरीज़ भेजिए। मैं कोशिश करूँगा उनमें से अच्छी जो बताने वाली होंगी उनको इंक्लूड करूँ। और जो लोग डायरेक्टली आ भी सकते हैं, क्योंकि स्टोरी नरेट करना एक अपने आप में किसी दूसरे की बोली हुई बात को बोलना एक टफ़ होता है, मेरे लिए भी बहुत टफ़ होता है। इट इज़ क्वाइट ए टाइम टेकिंग जॉब फॉर मी। अगर कोई दूसरा अगर आके बोल रहा है, मतलब खुद का जिसके साथ हुई है वो बोल रहा है, चाहे थ्रू फ़ोन कॉल हो, चाहे जूम के, अगर यहाँ भी आ सके तो, या मैं भी कहीं कभी किसी शहर में ट्रैवल कर रहा हूँगा, तो मैं ज़रूर कुछ ऐसा सोचता हूँ, प्लान करता हूँ कि 3-4 स्टोरीज़ अगर मिलेगी तो हम वहाँ भी कर सकते हैं। तो दैट वेज़ आई लाइक टू थैंक यू। आप सबका धन्यवाद देना चाहूँगा दोबारा से चैनल को लगातार देखने के लिए। थैंक यू सो मच। किस्सा भटकते राह का, किस्सा सिसकते चाह का, तरसी हुई, तड़पी हुई, खामोश सी किसी आह का। कुछ तो अधूरा रह गया, जिसमें मैं पूरा बह गया। हुआ मैं भस्म, हुआ मैं दफन, फिर भी यहीं पे रह गया। साया हूं मैं, चाहे अनजान हूं, जिस मुंह से परे खुद की पहचान हूं। मानो चाहे या न मानो तुम मुझे, किसी की छाया का कोई अरमान हूं, तुम्हारे बीच रह
रहता हूँ अक्सर रातों के अंधेरों में, मेरी आहट को सुन लेना कुछ घुंघरू है पैरों में। तुम्हारी रूम की कुर्सी पर देखो बैठा कोई, नहीं दिखता तो पलटो बगल में लेटा है। छाँव पीपल से लेकर किसी बरगद के कोने में, तुम्हें मिल जाऊंगा मैं बच्चों के भी खिलौनों में। जो कहते हो मुझे डायन या भूत हूँ मैं, अधूरी ख्वाहिशों का शैतानी रूप हूँ मैं। भूत हूँ मैं, शैतानी रूप हूँ मैं, रूप हूँ मैं। भूत हूँ मैं, भूत हूँ मैं, शैतानी रूप हूँ मैं, रूप हूँ मैं। तुमसे ही तुम्ही को डराता जो तुम्हें बिना चेहरे का ऐसा हैवान हूँ। तुम्हारे बीच होकर तुम्हें दिखता नहीं, नजरों पर तुम्हारी मैं तो हैरान हूँ।